देखो इसमें रीजनिंग बेल्ट के केस में अगर बात करी जाए, मतलब बेल्ट को अपना एक सिस्टम मानो, तो ये कांस्टेंट मास का सिस्टम हुआ या वेरिएबल मास का सिस्टम? क्यों वेरिएबल मास हुआ? सैंड पार्टिकल्स इस बेल्ट पर डिपॉजिट होंगे तो बेल्ट का मास लगातार बढ़ेगा, तो ये हो गया सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। अब इसके लिए अगर हम न्यूटन लॉ यूज करें सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के लिए, तो जो कल थ्योरी डिस्कस हुई थी उसके हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी, जिसको थ्रस्ट का नाम दिया गया था, और इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। वेरिएबल मासेस के लिए न्यूटन लॉ का फॉर्मूला। कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बेल्ट चल रही है, तो अगर ये बेल्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही तो राइट हैंड साइड पर एक्सेलरेशन वाला टर्म जीरो हो गया, और इस हिसाब से हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा वो माइनस टाइम्स रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाई डी टी, यानी कि मास कमिंग पर सेकंड। डी एम बाई डी टी इज द मास विच इज कमिंग पर सेकंड, वो भी इस क्वेश्चन में दिया गया है कितना, म्यू। तो माइनस ऑफ वी रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय म्यू, वी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। अब वी रिलेटिव जो है वो किसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग? वी रिलेटिव था डीएम विद रिस्पेक्ट टू एम, मतलब जो मास उस बेल्ट में ऐड होगा। तो अगर किसी भी मोमेंट पर बेल्ट का मास एम मान लो, और जो सैंड इसमें डिपॉजिट होगा, मतलब जो सैंड फॉल करेगा उसका मास डीएम मान ली, तो हमको इसे फॉलिंग सैंड की वेलोसिटी निकालनी है, फॉलिंग सैंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। और वो किस तरफ आएगी? देखो, जो सैंड पार्टिकल्स वर्टिकली फॉल कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालने के लिए सैंड की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इवन अगर कुछ हाइट से भी आ रहे होंगे तो इनमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। और विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये वाली वेलोसिटी माइनस की जाएगी, तो इस तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे जाकर के माइनस ऑफ वी को, तो ये वेक्टर आपके लिए कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। आया समझ में? सैंड पार्टिकल्स अगर जीरो हाइट से आ रहे होंगे तो उनमें वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर किसी कंसिडरेबल हाइट से आ रहे होंगे तो बेल्ट पर स्ट्राइक करने से पहले अगर वो एच हाइट से फॉल करेंगे तो रूट टू जी एच की वेलोसिटी आ जाएगी इसमें। तो जनरलाइज केस मान लो कि ये एच हाइट से गिर रहे हैं, तो उनमें एक डाउनवर्ड वेलोसिटी आएगी रूट टू जी एच की। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सैंड की वेलोसिटी में से बेल्ट का वेलोसिटी माइनस करोगे, वेक्टोरियली माइनस करोगे, ये आएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसके अंदर दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, इस रिलेटिव वेलोसिटी का एक वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट भी मिल रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट भी आ रहा है। तो अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए फर्दर कि एक्सटर्नल फोर्स में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना मिलेगा, एफ एक्सटर्नल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और क्यों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हैं? क्योंकि बेल्ट का मोशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो जब बेल्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारा सारा इंटरेस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स में मिलेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखेंगे, तो इट इज माइनस टाइम्स वी रिलेटिव अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय म्यू। और इस रिलेटिव वेलोसिटी में से कौन सा, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनमें कौन सा पार्ट हॉरिजॉन्टल साइड पे काम कर रहा है? माइनस वी, माइनस वी। तो कुल मिलाकर के जब यहाँ माइनस ऑफ वी रखेंगे तो ये आंसर बन जाएगा आपका म्यू मल्टीप्लाइड बाय वी। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल पावर निकालने के लिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एक्सटर्नल फोर्स में फर्दर वेलोसिटी और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो बन जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल देखो, यही आएगा ना, क्योंकि हमारे बेल्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी, वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी का मोशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
आज पूरे क्लास में वेरिएबल मास पर क्वेश्चन कराएंगे? नहीं बस 2-3 क्वेश्चन करा के खत्म करेंगे तो। क्या सेंटर ऑफ मास बताएंगे क्या? हो गया ये। अगला देखो। इसको भी मैं लिखूंगा, अपने आप समझना यार। साथ साथ नोट करते जाना। ट्रॉली इज फिल्ड विथ sand and initial masses जो ये इनिशियल मास दे रहे हैं ये ट्रॉली और सैंड को मिला करके है। टोटल मास इनिशियल में m नॉट है। ट्रॉली इज फिल्ड विथ सैंड एंड द इनिशियल मास है, ट्रॉली और सैंड को मिला करके m नॉट है एंड इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट। पहले क्वेश्चन अच्छे से लिख लो फिर अपने आप समझना क्या है। कौन सा फॉर्मूला? रॉकेट वाला? रॉकेट वाला कहाँ कहाँ लगा रहे हो यार? रॉकेट का मोशन वर्टिकल होता है ग्रेविटी में, ट्रॉली हॉरिजॉन्टल चलेगी। हाँ नहीं उसका नहीं, बेसिक थ्योरी पे जाओ फिर से बोल रहे हो तुम लोग, फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? रॉकेट वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा ही। इसको फंडामेंटली डिराइव करो ना, जो बताया जा रहा है थ्योरी। पहले क्वेश्चन को कहते समझो। क्वेश्चन में जो मास इनिशियल दिया गया है m नॉट दिया गया आपको, विद इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है v नॉट की।
मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस हिसाब से टाइम 0 पर ये होगा, और कुछ टाइम के बाद इसमें कितना मास बचेगा। तो इसमें से मास लीक कर रहा है, कुछ मास लीक कर रहा होगा, बिकॉज हो सकता है बॉटम पर कोई छोटा सा होल वगैरह हो जिस वजह से सैंड पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हो, तो उस वजह से इसका मास लगातार कम होता जा रहा है। तो टी सेकेंड्स के बाद अगर आपसे बात की जाए एम तो नॉट टी माइनस सेकेंड म्यू टी। बाद मास ऑफ दिस ट्रॉली कितना रहेगा, अगर ओरिजिनली एम नॉट था और मास रिड्यूस हो रहा है म्यू केजी पर सेकंड से, तो टी टाइम में माइनस ऑफ म्यू इंटू टी और कम हो जाएगा, और उसके बाद इसकी कुछ वेलोसिटी वी होगी। अब यही वी वेलोसिटी हमें निकालनी है, मास के रिड्यूस हो जाने के बाद इसकी नई वेलोसिटी क्या आएगी। तो इसमें हमारा वेरिएबल मास सिस्टम है कौन सा, ट्रॉली हुआ, ट्रॉली इज द वेरिएबल मास सिस्टम। थ्योरी पे फिर से जाओ, जल्दीबाजी ना करिए ना, थ्योरी लगाओ। थ्योरी में कहा गया है कि एक्सटर्नल फोर्स प्लस द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा उस मास की जो सिस्टम में ऐड हो रहा होगा या सिस्टम से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। पहले तो अपना फंडामेंटल इक्वेशन लिखो, फंडामेंटल इक्वेशन जो है वो यही है, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन, फंडामेंटल इक्वेशन। क्लियर है फंडामेंटल इक्वेशन। अब एक एक करके चेक करो, हाउ मच इज द एक्सटर्नल फोर्स, क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि नेग्लेक्ट एनी फ्रिक्शन एंड एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, गिवन क्वेश्चन में गिवन है। अब चेक करेंगे वी रिलेटिव, तो वी रिलेटिव किस चीज का चेक करोगे आप, तो वी रिलेटिव चेक करना है जो सैंड पार्टिकल्स इसमें से लीक कर रहा होगा, जो सैंड पार्टिकल लीक करेगा उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी होगी। ये तो निकाला मैं, जो सैंड पार्टिकल बॉटम से लीक कर रहा है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली निकालनी है। एक बार जरा वो कंसेप्ट लगाओ, जो सैंड पार्टिकल्स बॉटम से लीक करेंगे वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर अगर बॉटम पर कोई छोटा सा छेद हो, होल हो, जिसकी वजह से सैंड पार्टिकल्स डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द सैंड पार्टिकल्स की। क्या ये इन सैंड पार्टिकल्स की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, कैरियर वाला कंसेप्ट, सैंड पार्टिकल्स आर बीइंग कैरीड बाय द ट्रॉली, सैंड पार्ट नहीं, सैंड पार्टिकल्स ट्रॉली के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अच्छा इमेजिन करिए अगर अंदर यहाँ पर बॉटम पर होल नहीं होता, तो सैंड पार्टिकल्स की वेलोसिटी आप क्या लिखते हैं, आगे। ये कुछ वही चीज, मतलब कुछ इस तरीके का चीज नहीं हुआ कि एक चलती हुई ट्रेन से अगर आप उतरते हो तो क्या आपके अंदर इनर्शिया की वजह से वो वेलोसिटी नहीं होती जो ट्रेन की वेलोसिटी होती है। तो कैरियर वाला कंसेप्ट फिर लगाओ, सैंड पार्टिकल्स को ये ट्रॉली कैरी कर रहा है, तो जो स्पीड ट्रॉली की होगी वो उन सैंड पार्टिकल्स की भी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में हम कभी किए नहीं हम लोगों ने, या दिलाए क्वेश्चन कौन से प्रोजेक्टाइल में, हेलीकॉप्टर इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, a packet is dropped from the helicopter, what will be the trajectory of that packet, क्या बोलते हैं वर्टिकल या पैराबोला, और किस बेस पर पैराबोला बोलते हो। आप ये कहते हो कि हेलीकॉप्टर v स्पीड से चलेगा तो उससे जो पैकेट निकलेगा उसके अंदर भी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v होगी और प्लस वर्टिकली ड्रॉप किया जा रहा है, तो इन दोनों की वजह से ये, तो किसी भी मूविंग बॉडी से अगर कोई चीज डिटैच होगी, मूविंग बॉडी से अगर आप डिटैच करोगे तो डिटैच करते वक्त जिस स्पीड पर वो बॉडी मूव कर रही थी वो स्पीड भी तो डिटैच्ड पार्टिकल के अंदर दिखाओगे, तो ये सैंड पार्टिकल कुछ वैसे ही डिटैच हो रहे हैं, तो इनमें वर्टिकल वेलोसिटी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वो वेलोसिटी भी होगी जो उस मूवमेंट पर ट्रॉली में होगी। समझ पाए इसको। सिमिलर प्रॉब्लम, पैकेट ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर जिसका ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल दिखाते हो। अब अगर सैंड पार्टिकल्स और ट्रॉली के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी रिलेटिव, तो सैंड पार्टिकल्स में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, और वैसे भी रिलेटिव का क्या मतलब है कि अगर आप ट्रॉली के अंदर से खड़े होकर के देखोगे तो सैंड पार्टिकल्स कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, डाउनवर्ड।
तो रिलेटिव वेलोसिटी तो है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है? हॉरिजेंटली कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जिस स्पीड पर ट्रॉली चल रहा है उसी स्पीड पर सैंड पार्टिकल्स भी चल रहे हैं। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी मिसिंग है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो वाई डायरेक्शन में है। तो ये चीज है बट वाई डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये भी नहीं है। तो वी रिलेटिव इज ऑल्सो जीरो इन हॉरिजेंटल। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया और रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जीरो आ गई। तो ऐसे में एक्सेलरेशन की वैल्यू हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर निकालें अगर, जीरो आएगी। मतलब इसे ट्रॉली में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर इसे ट्रॉली में एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। सो फाइनल वेलोसिटी v विल बी सेम एज v नॉट, और यही इसका आंसर बनेगा, v इक्वल्स टू v नॉट। टी टाइम बाद भी ये उसी स्पीड पे चलेगा, v इक्वल्स टू v नॉट। ट्रॉली का मोशन हॉरिजेंटल है तो ग्रेविटी का वैसे भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ग्रेविटी की वजह से तो वेलोसिटी चेंज होगी भी नहीं। हॉरिजेंटल मोशन में ग्रेविटी का कोई काम नहीं। हम फिर आपसे कहेंगे वेरिएबल मास में अपना दिमाग मत लगाओ, ये इक्वेशन सामने लिख लो और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जैसा रिजल्ट आए वही आंसर बोलो। तो होता है। तो अगर सैंड पार्टिकल्स के लीकेज फॉरवर्ड डायरेक्शन से हो रही होती है या बैकवर्ड डायरेक्शन से हो रही होती, मतलब जिस वजह से कुल मिला करके अगर सैंड पार्टिकल्स का लीकेज कुछ ऐसी डायरेक्शन में होता है जिसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल पार्ट आता कुछ, तो हम कह देते कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट होती। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट होती तो वेलोसिटी चेंज कर जाती, बट फिलहाल तो चेंज नहीं कर रही। तो और ये जो कंसेप्ट आप बार बार कह रहे हो कि एक हेलीकॉप्टर से पैकेट ड्रॉप करने पर प्रोजेक्टाइल, तो उसका रीजन और यहाँ वाला रीजन सिमिलर है। रनिंग बॉडी से, किसी भी मूविंग बॉडी से अगर कोई चीज बाहर निकलेगी तो मोशन में जो वेलोसिटी थी ये इसके साथ आप ऑलरेडी ऐड कर देते। ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस वेलोसिटी से भी चल रहा था। लिख लिया इसे। और बड़ा अजीब सा अनएक्सपेक्टेड आंसर है कि v बराबर v नॉट। मतलब सोचने में ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मास कम हो रहा पर फिर भी वही वेलोसिटी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये जो लाइन दिखा रहा हूँ ये कोई एक तरीके से सरफेस है, टेबल टॉप मान लीजिए। और टेबल टॉप पर एक छोटा सा होल किया हुआ है। ठीक है, समझ गया। मतलब टेबल है, ऊपर छोटा सा एक होल कर दे और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक चेन को, एक चेन है जो इसके थ्रू फॉल कर रही है इस टाइप से। यूनिफॉर्म चेन इज फॉलिंग। ठीक है, ये जो हैंगिंग पोर्शन देख रहे हो आप, ये हैंगिंग पोर्शन को y से डिनोट कर दीजिए और रिमेनिंग पोर्शन को l माइनस वाई से, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ चेन इज कैपिटल एम। मास ऑफ चेन को डिफाइन कर दो कैपिटल एम से। कैपिटल एम मास ऑफ द कंप्लीट चेन, टोटल लेंथ एल होगा जिसमें y पोर्शन हैंग कर रहा है और l माइनस वन टेबल के ऊपर है। फ्रिक्शनलेस टेबल मान लीजिए म्यू बराबर 0, और इनिशियली यानी कि t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 थी। y टेंडिंग टू 0 था, मतलब कि
मतलब जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर हैंगिंग पोर्शन ऑलमोस्ट 0 लेंथ का था, बट क्योंकि फ्रिक्शन मिसिंग था यहाँ पर, तो लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो पोर्शन धीरे धीरे स्लाइड कर जाएगी एंड फाइनली ये चेन बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी। तो हमें वो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इसकी चेन की फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी। मैं बुक में से लैंग्वेज रीड कर दे रहा हूँ। अ चेन ऑफ लेंथ L and mass M falls through a small hole in a table. Initially, when y is very small, the chain is at rest. Find the speed of chain when it is completely vertical. ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की। ठीक है, एक क्वेश्चन ये तो अब इसमें एक और पार्ट है, तो जाके डिफरेंस समझ पाओगे। एक सिचुएशन ये है और एक और सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है। एक सेकंड सिचुएशन कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब की है। सेकंड सिचुएशन में जो चेन है वो होल के ऊपर गुच्छा टाइप का बना रहा है, मतलब हीप टाइप की चीज, और इससे वो चेन हैंग कर रही है। ये पोर्शन आपका y है, इसमें भी y की इनिशियल वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, और दोनों में ही फाइनल वेलोसिटी निकाली है। पहले क्वेश्चन लिख लेना है, फिर बताना जल्दी। आप लोग ये गलत काम करते हो, क्वेश्चन सही से नोट नहीं होता, जब बाद में रिवाइज कर रहे होते हैं तो दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते। सेकंड वाले केस में जहां पर ये चेन हीप बना रही है, सुनो, सेकंड वाले केस में एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी गई है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ये लिखी गई है कि एनी पोर्शन ऑफ चेन व्हेन इट इज ऑन द टेबल, एनी पोर्शन ऑफ चेन व्हेन इट इज ऑन दिस टेबल इज एट रेस्ट। मतलब जब ये इसमें से कोई भी एक चेन का एक पार्ट उठाओगे तो इसकी 0 वेलोसिटी, फिर जब ये नीचे स्लिप कर जाएगी तब उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आएगी। लाइन ये लिखी हुई है कि इन सेकंड केस एज्यूम दैट इंडिविजुअल लिंक्स आर एट रेस्ट until they fall through the hole. In the second case, individual links are at rest until they fall through the hole. अब पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में डिफरेंस देखो, दोनों ही चेन की प्रॉब्लम्स हैं लेकिन बहुत बेसिक डिफरेंस हैं दोनों में। फर्स्ट केस में अगर ये हैंगिंग पोर्शंस जो है चेन के हैंगिंग पार्ट्स, अगर इनकी वेलोसिटी v हो, मान हैंगिंग पार्ट्स की वेलोसिटी v, तो ये पोर्शंस जो टेबल के ऊपर है इनके बारे में क्या बोलोगे। यहाँ पर चेन का कोई गुच्छा नहीं बन रहा है आपको, ये पूरी चेन बिल्कुल टाइट है इस तरीके से। तो अगर ये हैंग करने वाले पार्ट v स्पीड से नीचे गिर रहे होंगे, तो ये जो पोर्शन से टेबल के ऊपर है ये मूव कर रहे होंगे, ये स्टेशनरी पोर्शन होंगे कितनी वेलोसिटी से। यानी इस केस में चेन की पूरी वेलोसिटी v लिखोगे, एवरी पॉइंट ऑफ द चेन विल मूव विद v स्पीड। और इसके बारे में क्या कह रहे हैं, जब ये वाला पोर्शन v स्पीड पे चल रहा है तो यहाँ वाले पोर्शन जो हैं इनकी वेलोसिटी के बारे में क्या कहा जा रहा है, जीरो। मतलब यहाँ पर किसी भी मूवमेंट पर पूरी पूरी चेन मोशन में जा रही है, और यहाँ पर किसी भी मूवमेंट पर चेन का एक पार्ट मोशन में है और बाकी का पार्ट रेस्ट पर है। ये बेसिक डिफरेंस है। फर्स्ट केस में कंप्लीट चेन इज इन स्टेट ऑफ मोशन, और सेकंड केस में अ पार्ट ऑफ चेन इज मूविंग एंड अदर पार्ट ऑफ चेन इज एट रेस्ट। हुआ क्लियर ये। तो पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल मास का कोई कंसेप्ट नहीं लगना, बिकॉज पूरा पूरा चेन मूव कर रहा है।
तो वहां पर सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। क्वेश्चन, अगर हम टेबल टॉप को जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लें, तो इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे फर्स्ट केस में? जीरो, क्योंकि पूरा चेन टेबल पर था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन के हिसाब से ये चेन जब पूरी वर्टिकल हो जाएगी, जब ये चेन पूरी वर्टिकल हो जाएगी तो उस चेन का सेंटर ऑफ मास जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाले रेफरेंस से L/2 डिस्टेंस नीचे होगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में लिखी जाएगी mg L/2। चेन ओरिजिनली रेस्ट पे थी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर चेन की निकालोगे तो वो हाफ इंटू उसका टोटल मास इंटू v स्क्वायर से। तो फर्स्ट पार्ट एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा। सेकंड पार्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रहा है? माइनस mg L/2 कहाँ से आ रहा है? माइनस mg L/2 जो लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, वो इसलिए लिखा है कि ये चेन फाइनली पूरी तरीके से वर्टिकल हो चुकी होगी, और जब ये चेन फाइनली पूरी वर्टिकल हो जाएगी तो L लेंथ की चेन के सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी वो रेफरेंस पॉइंट से L/2 नीचे जाएगा, एंड दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक हुआ ये? सेकेंड पार्ट को एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं कर पाओगे। इसका रीजन ये है कि पूरा पूरा चेन मूव नहीं कर रहा है किसी भी मोमेंट पर। कुछ पोर्शंस, चेन के कुछ पोर्शंस में v वेलोसिटी है, बाकी के पोर्शंस में कोई वेलोसिटी नहीं है। ये आपका वेरिएबल मास का पार्ट है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन जरा बोर्ड पे देखो, मैंने फिर नहीं समझे। हम इस चेन का जो हैंगिंग पोर्शन है, चेन का हैंगिंग पोर्शन, इस हैंगिंग पोर्शन के लिए न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई न्यूटन लॉ फॉर दिस हैंगिंग पार्ट। तो हमारे लिए कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? एफ एक्सटर्नल, क्योंकि हैंगिंग पार्ट एक वेरिएबल मास होगा। तो जैसे जैसे चेन का पोर्शन नीचे आता जाएगा, हैंगिंग पार्ट का मास बदलता जाएगा, तो हम वेरिएबल मास वाली इक्वेशन लिखेंगे। एक्सटर्नल फोर्स प्लस वी रिलेटिव इंटू dm/dt एंड शुड बी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन आप लिखोगे किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर। देखो ध्यान से, किसी मोमेंट पर अगर ये वाई डिस्टेंस नीचे हैंग कर रहा होगा तो एक्सटर्नल फोर्स में ग्रेविटी की फोर्स आएगी। रिकॉल करिए, एक्सटर्नल फोर्सेस की में 5 फोर्सेस देखी जाती है: नॉर्मल, ग्रेविटी, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन। तो इस हैंगिंग पार्ट में एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी की फोर्स होगी। वाई लेंथ के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू यूनिटरी मेथड से निकालें अगर, तो लैम्डा को मान लेते हैं कि मास अपॉन लेंथ है। तो लैम्डा के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ग्रेविटी की फोर्स लिखेंगे लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय वाई इंटू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस सेकंड टर्म। इसके अलावा और तो कोई फोर्स होगा नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी लिखना होता है जो मास सिस्टम में ऐड होगा या जो मास सिस्टम से सब्ट्रैक्ट होगा। मास जो ऐड होगा या मास जो सब्ट्रैक्ट होगा उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। तो ये जो हैंगिंग चेन है ये हमारे लिए सिस्टम है, यानी इसके मास को आप m कह रहे हो, और जो चेन का अगला पार्ट इस हैंगिंग पोर्शन में ऐड होगा ये आपके लिए dm मास कहलाएगा। तो याद करिए थ्योरी में क्या बताया गया था कि ये वेलोसिटी होनी चाहिए dm की विथ रिस्पेक्ट टू m। dm मतलब चेन का वो पोर्शन जो टेबल के ऊपर स्टेशनरी है, और m मतलब ये हैंगिंग पोर्शन जिसके अंदर वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी ऑफ dm विथ रिस्पेक्ट टू m, तो dm पार्ट जो कि टेबल पर गुच्छे के फॉर्म में है, उसके अंदर फिलहाल तो कोई वेलोसिटी है नहीं, यही क्वेश्चन में बोला गया है। और जिस हैंगिंग पार्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी v है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें चेन के उस लिंक की जो टेबल के ऊपर है
विथ रिस्पेक्ट टू चेन जो कि वर्टिकल है। तो यहाँ पर 0 वेलोसिटी और यहाँ पर v वेलोसिटी, रिलेटिव कैलकुलेट करोगे 0 माइनस v का मतलब अपवर्ड, माइनस v मतलब अपवर्ड, और ये वेलोसिटी ये वाला वेक्टर डाउनवर्ड था, यहाँ माइनस v आने का मतलब अपवर्ड वैल्यू आएगी। और dm/dt, तो dm/dt निकालेंगे कैसे? तो अगर इस चेन का कोई dx पोर्शन या चेन का dy पोर्शन dt टाइम के अंदर ऐड होगा, मान लो भाई अभी ये पोर्शन y है, तो dt टाइम के बाद ये पोर्शन आपका, या फिर एक और तरीके से कर सकते हो जो स्मॉल m क्या चीज है, तो स्मॉल m हैंगिंग पोर्शन का मास है, स्मॉल m हैंगिंग पोर्शन का मास, तो उसको हम लैम्डा इंटू वाई लिखेंगे। मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन विल बी लैम्डा इंटू वाई। dm/dt कैलकुलेट करना होगा अगर, तो इट विल बी लैम्डा इंटू dy/dt, और dy/dt को काइनेमेटिक्स के हिसाब से वेलोसिटी, यानी कि ये लैम्डा इंटू v लिख सकते हैं। तो dm/dt विल बिकम लैम्डा इंटू v, और रिलेटिव वेलोसिटी माइनस v, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर v आएगा मैग्नीट्यूड में, और यहाँ लैम्डा इंटू v आएगा, तो टोटल वैल्यू बनेगी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। बट ये जो वैल्यू आएगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और एक्सटर्नल फोर्स जो ग्रेविटी की है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड वेक्टर आ रहा है, यहाँ पर अपवर्ड वेक्टर आ रहा है, तो ये माइनस साइन लगेगा। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, इक्वल्स टू मास ऑन द राइट साइड, मास ऑन राइट साइड विल बी लैम्डा इंटू वाई, और साथ में एक्सेलरेशन। ये पूरी इक्वेशन बनेगी इसकी। अभी वो देख रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सेलरेशन की लैम्डा इंटू वाई यहाँ पर आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। अगर सिंप्लीफाई करें, मैं लैम्डा इंटू वाई से डिवाइड कर लूँ, इसका नहीं, इसका मतलब v निकालना है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएगा नहीं। तो अगर एनर्जी से हम स्पीड नहीं निकाल सकते तो दूसरा तरीका हमारे पास काइनेमेटिक्स, एनएलएम तो लगा लिया। तो एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वाई आ रहा है यहाँ पर, नोटिस करो आप, यानी जैसे जैसे ये वाई की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे ये वाई की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब वाई बढ़ेगा यहाँ पर, वी स्क्वायर अपॉन वाई की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब ये वैल्यू कम होगी मतलब सबट्रैक्शन पार्ट कम होता जाएगा, तो आप ये बोलोगे कि जैसे जैसे चेन नीचे लटकती जाएगी उसमें एक्सेलरेशन पहले से ज्यादा होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन वही। तो अब काइनेमेटिक्स याद करिए कि वेरिएबल एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कैसे निकालें। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है नहीं कि v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दोगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या करें आगे, तो इस एक्सेलरेशन को रखेंगे v dv डिवाइडेड बाय dy, इट इक्वल्स टू g माइनस वी स्क्वायर अपॉन वाई। अब ये आसान पार्ट नहीं है क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, y और v की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके आगे आपकी कैलकुलस वाली नॉलेज आएगी, सर वेरिएबल सेपरेबल। देखते हैं करके देख। इसके आगे मेन चैलेंज है मैथ्स वाला, ये इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं होगी। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया और पूरी वर्किंग बदल गई पूरी। कहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हो रहा था, और कहाँ पूरी इतनी बड़ी हेडेक आ गई। तो ये हम लोग को कैसे पहचान, मतलब हम लोग को ये पहचानना पड़ेगा ना कि वेरिएबल मास सिस्टम कौन सा है, कांस्टेंट मास सिस्टम कौन सा है। इसमें हमने वेरिएबल मास की थ्योरी क्यों नहीं यूज की है, क्योंकि किसी भी मोमेंट पर मास इन मोशन, मतलब जो मास मोशन में है वो बदल कहाँ रहा होगा भाई। किसी भी मोमेंट पर पूरी पूरी चेन मूव कर रही होगी, तो मास विच इज मूविंग इज कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? और इसमें मास विच इज मूविंग बदल रहा है, क्योंकि ये पोर्शन मूव कर रहा है, ये पोर्शन मूव नहीं कर रहा। तो मूविंग मास इज अ वेरिएबल मास, और यहाँ पर मूविंग मास इज अ कांस्टेंट मास। तो कांस्टेंट मास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मूविंग मास में इक्वेशन ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम।
अब आगे का पार्ट हमें हेल्प करो कि ये कैलकुलस से कैसे होगा। पढ़े हो डीआई नहीं बना, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ भी नहीं। देखिए अगर इसको कैसे करेंगे फिर वेरिएबल्स में कोई कोई मिल रहा है हिंट कैसे होगा ये? किसको? वी स्क्वायर को टी इंटू वाई। मतलब आपका कहना है कि वी स्क्वायर अपन वाई को टी मान लें। अच्छा उससे फायदा क्या होगा यार देखें। मतलब अगर हम वी स्क्वायर अपॉन वाई को सब्स्टिट्यूट कर दें टी से तो इससे फायदा क्या होगा हमें? देख एक मिनट करने दो, मतलब सुन लो यार, हो सकता है इससे हो जाए। मैं वी स्क्वायर बाय वाई को टी माना, फिर वाई को इस तरफ ले गए और दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो इनका कहना है डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो टू वी इंटू डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। राइट साइड पर वाई इंटू टी है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट रूल लगा करके, तो वो टी प्लस वाई और डी टी यही बनेगा यार। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या करें, मतलब ये अच्छा है आपका ये है कि वी डी वी बाई डी वाई ये पूरा मिल गया हमें, तो क्या बन जाएगा ये वी डी वी बाई डी वाई की जगह बन जाएगा टी बाई टू प्लस वाई बाई टू डी टी बाई डी वाई, और राइट साइड पर जी माइनस वी स्क्वायर बाई वाई टी हो गया। अच्छा इनका मेरे ख्याल से आंसर सही बोल रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है ये, तो बस माइनस टी को इस तरफ लेके जा सकते हैं। तो तुमको ये कैसे समझ में आया यार कि वी स्क्वायर बाई पाई को टी मानना है, मतलब कोई लॉजिक है?
यही तो मैं जानना चाह रहा कि क्या दिमाग में चल रहा था इनके भाई कि कैसे सोच लिया कि वी स्क्वायर बाय वाई को टी मानना है। अच्छा, उसके बाद भी मान लो चलो ये हो गया, उसके बाद भी करेंगे तो मैं इसको ये टी बाई टू को राइट साइड कर देते तो ये -3t/2 हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से इसके बाद आप ये करोगे ना, फिर डी टी डिवाइडेड बाय g-3t/2 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और राइट साइड पर आ जाएगा 2 dy/y। बोलो भाई, तुम बताओ, यही तो ऐसे कुछ बनेगा ना। ऐसे कुछ बनेगा और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे मान लो, तो एलएचएस पर भी लॉग आएगा मेरे ख्याल से, लेफ्ट साइड पर भी इंटीग्रेशन लॉग के ही फॉर्म में जाएगा। और शायद ये कुछ ऐसा आएगा -2/3 इंटू लॉग ऑफ, ये थोड़ा इसमें हेल्प करो यार। ये आएगा लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन और राइट साइड का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स लॉग वाई और प्लस कुछ कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज बिना लिमिट्स के चल रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू और आएगी। तो यहाँ कुछ तुमने कोई और तरीका लगाया है? कैसे मतलब? हम्म, तो सेम ही आंसर आ रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं ना, फिर आगे ये क्या होगा, ये आप इस लॉग को इस तरफ ले आओ, वो log m माइनस लॉग n लग जाएगा। और ये जो -2/3 है, इसको तो हम लॉग के पावर में ले जा सकते हैं और कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में ही मानेंगे कुछ। तो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करके देखते हैं जरा इसको। नहीं, पहले तो ये जो लेफ्ट साइड वाली चीज है ये हो जाएगी g-3t/2 टू दी पावर -2/3, लॉग के आगे वाला नंबर पावर में गया और उधर वाला लॉग इस तरफ आया, तो ये जो 2 ln y है इसमें ln y² हो जाएगा ये, तो ये लॉग इधर जाएगा, फिर log m माइनस लॉग n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, log m माइनस लॉग n जो होगा वो m/n बन जाएगा। तो दिस डिवाइडेड बाय y², और इसको भी कांस्टेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में मान लेंगे। इसको हाँ, वो अभी देखते हैं, मैथ्स में तो टाइम लगता है अभी। तो इसका मतलब ये y² और साथ में g-3t/2 टू दी पावर 2/3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कह रहे हो ना आप? अब इसमें t को रखोगे तो भी t जो है वो v²/y है, तो t विल बी रिप्लेस्ड v²/y, ये पूरा कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अगर वर्किंग सही है तो चेक करो।
इसको यार और सिंप्लीफाई करके क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 2GY माइनस 3V स्क्वायर टू द पावर 2/3। दोनों का अंडर रूट ले लेना। चलिए इतने पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी पे भी हो जाएगा सॉल्व। ये कांस्टेंट आ रहा है, अब इसमें लिमिट, अब इसमें ऐसे कर लो ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पर y की वैल्यू 0 थी। स्टार्टिंग में y टेंडिंग टू 0 था और उस समय वेलोसिटी भी 0 थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर y नियरली 0 था और वेलोसिटी 0 थी। तो यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी, यहाँ पर नियरली 0 वैल्यू आएगी। 0 डिवाइडेड बाय नियरली 0 0 हो जाएगा और बाहर 0 वैल्यू है। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई। कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई। कांस्टेंट की वैल्यू 0 होने का मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म 0 आना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2yg डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा, यानी कि v की वैल्यू ये आनी चाहिए और फाइनली y को l रख देंगे। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है। अजीब सी मैथ है यार इसमें। तो देखो इसके आगे का पार्ट मैं कह रहा हूँ, इसके आगे मुझे नहीं आता भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में बिल्कुल नहीं आता। तो इसके आगे का इसीलिए तुम लोगों से पूछा है कि क्या कर सकते थे। हो सकता है कि इससे भी कोई छोटा मेथड हो सॉल्व करने का, और मैथ्स में एक्चुअली कोई एक फिक्स मेथड होता नहीं। अब पता नहीं कैसे किया, पूछूं इनको, बता देना कैसे किए तुमने भाई। उल्टा करना पड़ता है, ठीक से जाना पड़ता है, उसके बाद बगल वाले ऊपर में और अभी नहीं उल्टा करेंगे तब होगा, उल्टा करके उल्टा करके। देखो भाई इसमें मेरे सरेंडर है, मेरा सीधी बात, मुझे कुछ नहीं मालूम, जो तुम लोग कह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सही बताऊं, मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबा मैथ जाएगा। मेन से वैसे ऐसा पूछेंगे थोड़ी। ऐसा नहीं कह सकते श्रेय, क्या कह रहे हो आप लोग। C0 इससे हुआ ना, बिकॉज यहाँ जो कांस्टेंट आया था भाई, अगर ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका मतलब किसी भी मोमेंट पर निकालोगे सेम वैल्यू आएगी। तो हमने स्टार्टिंग मोमेंट पर चेक किया, स्टार्टिंग मोमेंट पर चेन वॉज एट रेस्ट, v0 था, और स्टार्टिंग मोमेंट पर y नियरली 0 था। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 0 वैल्यू बनेगी। 0/0 नहीं है, 0/नियरली 0 है। y एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज अगर y एग्जैक्टली 0 होगा तो चेन का मोशन होगा ही नहीं। तो y 0 से हल्का ज्यादा था, स्लाइट, मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू टेंडिंग टू 0 है वो। तो ऊपर परफेक्ट 0 है और नीचे टेंडिंग टू 0 है। तो परफेक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 को तो 0 मानते हैं ना मैथ। अनडिफाइंड तो तब होता है जब 0/0 फॉर्म होती है, एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0। परफेक्ट 0 डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू 0, ये लिमिट तो मेरे ख्याल से 0 ही जाएगी। और बाहर y टेंडिंग टू 0 था तो उसका स्क्वायर और ज्यादा टेंडिंग टू 0 हो गया, तो कांस्टेंट नियरली 0 मान लिया गया। तो फाइनली आंसर में यहाँ y की जगह l सब्स्टिट्यूट करके आंसर बन जाएगा। क्या तो मैंने शौक लग गया। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वेरिएबल मास का।
ये डायग्राम है इसका। मैं कुछ समझाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने लिखा है प्रॉब्लम। थोड़ा अपने आप समझिए क्या है। अच्छा, इसे पी के बारे में कह रहे हो? पी इज द फोर्स। पी एक फोर्स है जिसके थ्रू एंड ए को उठा रहे हैं। बाकी जो लैंग्वेज में लिखा है अपने आप समझना होगा थोड़ा। पहली लाइन का मतलब समझो क्या है। चेन ऑफ मास एम लेंथ एल लाइज इन अ पाइल ऑन द फ्लोर, क्या मतलब हुआ? मतलब गुच्छे के फॉर्म में है। चेन के गुच्छे के फॉर्म में ऐसे जमीन पे पड़ी, उसके बाद उसका एक एंड पकड़ करके उठा रहे हो आप। तो जिस एंड को ऊपर उठा रहे हो उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लाइन में लिखी गई है ना। ये सब इसीलिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाता है कि क्या करना है। ठीक है। कैसे मालूम चला तुम्हें वेरिएबल मास है ये? ओनली दिस पार्ट ऑफ चेन इज मूविंग एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चेन इज, तो आधा पोर्शन चल रहा है आधा नहीं चल रहा है, इसका मतलब वेरिएबल मास हुआ ये। जब पूरा चेन चलेगा तो कांस्टेंट मास होगा वो। यानी यहाँ पर वेरिएबल मास वाली इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब वो वेरिएबल मास वाली इक्वेशन किसके लिए अप्लाई करोगे? जो चेन मोशन में है उसके लिए अप्लाई करोगे, या जो चेन अभी भी पाइल के फॉर्म में है? मतलब ये जो वाई चेन वाले मोशन के में है। लिए, वाई वाले के लिए। तो इस वाई पोर्शन के लिए हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन फॉर दिस वाई पोर्शन, कौन सी इक्वेशन? वेरिएबल मास वाली। क्या है वो? एक्सटर्नल फोर्स प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक एक टर्म को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए। एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहाँ पर? एक्सटर्नल फोर्स में वो तो एक तो कैपिटल पी जो लगाया, और ग्रेविटी, वाई वाई लेंथ पर ग्रेविटी की फोर्स, उसको लैम्डा मान लो। लैम्डा इज मास अपॉन लेंथ, लैम्डा एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी। ये टर्म आपका अभी ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स हुआ। अब सेकंड टर्म देखो क्या आएगा, वी रिलेटिव। अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए, वी रिलेटिव मतलब हमें किसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालनी। माइनस वी। वी रिलेटिव मतलब जो और मास उस सिस्टम में ऐड होगा। तो इस सिस्टम में अब कौन सा मास फिर से ऐड हो जाएगा? जो पाइल के फॉर्म में, जो पोर्शन पाइल के फॉर्म में है ये डीएम है। कितनी वेलोसिटी पर है ये? जीरो। जीरो। और ये जिस सिस्टम में ऐड होगा वो आपका वी स्पीड पे चल रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, जो मास ऐड होने वाला है वो जीरो स्पीड पर है, और जिसमें ऐड होने वाला है वो वी स्पीड पर चल रहा है। तो जीरो और वी का रिलेटिव करेंगे तो माइनस वी आएगा। माइनस वी मतलब डाउनवर्ड, यानी ये वेक्टर डाउनवर्ड है, यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन में है। तो इसको भी माइनस कर दें, और वैल्यू इसकी वी है, और डीएम बाई डी टी, तो डीएम बाई डी टी इससे निकालेंगे। ये जो पार्ट आपका वाई लेंथ का है इसका मास लैम्डा इंटू वाई है। तो डीएम बाई डी टी को डिफाइन करने के लिए लैम्डा इंटू डी वाई बाई डी टी, जिसको वी लिखोगे, तो फिर ये लैम्डा इंटू वी आ जाएगा यहाँ पर। और राइट साइड पर चेक करिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वो पोर्शन कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है, तो एक्सेलरेशन यानी राइट हैंड साइड जीरो, इससे कैपिटल पी आ जाएगा पहला पार्ट। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये सोचे कि हम पेपर में नहीं आएगा तो इसमें ऐसा कोई टफ थोड़ी है था। बस कैपिटल पी वाई के टर्म्स में चाहिए था, आ गया। सिर्फ सिंबल का मीनिंग याद रखो, फिर बोलना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब दूसरा पार्ट इसका, हाँ मतलब फ्लोर का रिएक्शन निकालना है आपको, रिएक्शन बाय फ्लोर। तो अब आप सिस्टम क्या चूज करोगे और किसके लिए न्यूटन लॉ लगाओगे? लगाओ जरा, लगाओ क्या आएगा देखिए। सेकंड पार्ट रिएक्शन बाय फ्लोर, यानी नॉर्मल निकालने के लिए आप जो पाइल वाला पोर्शन है उसके लिए न्यूटन लॉ लगाओ। क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स, इक्वेशन तो यही रहेगी ना। तो पहला टर्म एक्सटर्नल फोर्स देखो, तो जो पोर्शन फाइल के फॉर्म में है इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी है? नॉर्मल ऊपर के साइड, और ग्रेविटी माइनस लैम्डा इंटू एल माइनस वाई, ये पोर्शन है, इंटू जी, ये पोर्शन अभी एक्सटर्नल फोर्स आया। अब सेकंड टर्म रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान देना है, अब जिस सिस्टम के लिए आप न्यूटन लॉ लिख रहे हो इस सिस्टम का मास कम हो रहा है, तो इसमें से जो मास निकलेगा, जो मास इस सिस्टम में से बाहर जाएगा वो v स्पीड पर चलने लगेगा। तो जो मास डिटैच हो रहा है उसकी स्पीड v हो जाएगी, और डिटैच होने से पहले जीरो। तो v रिलेटिव का मतलब जो मास ऐड हो रहा है या जो मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको। तो इस फाइल वाले पोर्शन में से जो मास निकलेगा वो इनिशियली जीरो वेलोसिटी से निकलेगा और बाद में v वेलोसिटी से। तो क्या रखोगे v रिलेटिव यहाँ पर? फिर इसमें से एक dm मास निकल करके ऊपर v वेलोसिटी पे जाएगा, तो उसे dm की वेलोसिटी तो v हो जाएगी, और जिस सिस्टम में से निकला है वो जीरो वेलोसिटी पर है, रेस्ट करो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी v माइनस जीरो। इसमें से कोई एक पोर्शन मान लो, एक कोई पोर्शन जो अभी जीरो स्पीड पर है, कुछ टाइम बाद ये पोर्शन निकल करके ऊपर v स्पीड पे चल रहा होगा। तो निकलने के बाद, इस सिस्टम में से निकलने के बाद उसकी v स्पीड है, और इस सिस्टम में से निकलने से पहले वो जीरो स्पीड पर था। तो रिलेटिव निकालेंगे तो v माइनस जीरो होगा, ऊपर की तरफ, रिलेटिव स्पीड ऊपर की तरफ। लेकिन जो ये सिस्टम आप चूज कर रहे हो इसका मास डिक्रीज हो रहा है, डीएम बाई डी माइनस में, रिलेटिव वेलोसिटी तो अपवर्ड है लेकिन बगल में जो डीएम बाई डी है वो माइनस का होगा। तो अपवर्ड वेक्टर के साथ एक माइनस साइन लगा रहे हो, यानी अल्टीमेटली सेकंड टर्म डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस हो जाएगी। और ये फिर से v इंटू लैम्डा बाई लैम्डा v जो पहले कैलकुलेट, बिकॉज डीएम बाई डी तो उतना ही आएगा। बट ये पॉइंट्स जो है ना कि माइनस करना प्लस करना बहुत खतरनाक पॉइंट्स है। ये हमारा सेकंड टर्म हो गया जिसको थ्रस्ट कहा जाता है, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, थ्रस्ट हो गया। अब राइट साइड पर जिसके लिए हम न्यूटन लॉ यूज कर रहे हैं वो तो फाइल के फॉर्म में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, फाइल के फॉर्म में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए एक्सेलरेशन जीरो होगा, इससे नॉर्मल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हटाए भाई, चलिए अगला आर्टिकल देखो।
ये चेक करना है, सिस्टम ऑफ फ्लोइंग मास। इस पे भी कई क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं और एडवांस में भी आते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके का है पहले आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिखाया जाए कि ये कोई वॉल है, फिक्स्ड वॉल मान लो, और इस साइड पाइप से हम इसके ऊपर पानी डाल रहे हो। पाइप ले जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज कैपिटल ए का है और उसके थ्रू वाटर फ्लो करा है, और वाटर फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ v है, और ये वाटर इस वॉल को हिट करता है, और हिट करके मतलब पानी जो है दीवार को हिट करेगा, और हिट करके हाफ वाटर ऊपर की तरफ स्प्रेड कर जाएगा और हाफ वाटर नीचे फैल जाएगा। तो ये वाटर उस वॉल पर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये निकालना है आपको। और इसका एनालॉग मॉडर्न फिजिक्स में आता है रेडिएशन प्रेशर के फॉर्म से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इंसिडेंट ऑन अ मिरर, हाउ मच फोर्स विल बी एक्सर्टेड। ये फ्लोइंग मास है, पानी फ्लो करता है, हवा फ्लो करती है। तो पानी और हवा की फोर्स अगर निकालनी हो आपको कहीं पर, तो किस तरीके से निकालेंगे। सिस्टम ऑफ फ्लोइंग मास मतलब इसके अंदर वाटर वाले क्वेश्चन आएंगे, फोर्स बाय वाटर, फोर्स बाय एयर। थर्मोडायनेमिक्स में गैस मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, तो गैस की वजह से किसी वॉल पर कितना फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इसका यूज होता है। मॉडर्न फिजिक्स में वेव मूव करती है, तो वेव जब ट्रेवल करती है तो फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं उसमें, तो फोटॉन्स की वजह से कितना फोर्स आएगा। तो कुल मिलाकर थ्योरी यहाँ समझनी पड़ेगी इसकी। और इसका एप्लीकेशन वाटर, एयर, थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, मॉडर्न फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इन सब चैप्टर्स में इसका यूज है। विंड मिल वाला वो भी इसी का पार्ट है, विंड मिल का क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है। तो अभी बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करो कि एक पाइप के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है और वो पानी हम दीवार पे डाल रहे हैं, और दीवार पर जाने के बाद पानी जो है वो हाफ ऊपर के साइड पर स्प्रेड करता है और हाफ नीचे के साइड पर स्प्रेड करता है। तो हाउ मच इज द फोर्स बाय दिस वाटर ऑन द वॉल, ये निकालना है। फोर्स बाय वाटर ऑन द वॉल कितना होगा। ठीक है, तो और इसका करेंगे कैसे। एक बार बताओ, इनमें इनमें क्या वाटर के जिस मॉलिक्यूल ने वॉल को पहली बार हिट किया होगा, क्या वही मॉलिक्यूल बार बार वॉल को हिट करेगा। नो सर। भाई लगातार पानी आता रहेगा, तो पहली बार एक मॉलिक्यूल ने इसको हिट किया, वो स्प्रेड कर गया, पीछे से एक और मॉलिक्यूल आया, तो कंटिन्यूअसली आप क्या करते जा रहे हो, इसके ऊपर मॉलिक्यूल डाल रहे हो। अब इसका एक क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, लेकिन वो किस तरीके का क्वेश्चन था बताता हूँ आपको। इसका डिफरेंट वर्जन मेंस में आ चुका है। एक वॉल है, उन्होंने कहा था कि हमने कई सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज किए, एम मास का पार्टिकल, फिर एम मास का पार्टिकल, फिर एम मास का पार्टिकल, ये सब पार्टिकल हमने इक्वल डिस्टेंसेस पर रखे, और वो इक्वल डिस्टेंसेस मान लीजिए कुछ एल करके है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये सारे पार्टिकल्स v स्पीड से चल रहे हैं आगे, एक ट्रेन के फॉर्म में चल रहे हैं, पार्टिकल्स की ट्रेन बनी हुई। तो पहले ये वाला पार्टिकल इसको हिट करेगा, फिर बाद में ये वाला पार्टिकल इसको हिट करेगा, फिर ये वाला पार्टिकल इसको हिट करेगा। तो कितना फोर्स इस इन सब पार्टिकल्स की वजह से इन वॉल पर लगेगी। तो इन सब में आपको करना क्या होता है कि जो फोर्स है वो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो फोर्स कैलकुलेशन विल बी चेंज इन मोमेंटम नहीं, चेंज इन द चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम। अब इसको समझाते हैं, चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, और ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे मेंस में। देखो, चेंज इन मोमेंटम अलग है और चेंज इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम अलग।
फर्क है दोनों में। ये बर्नौली में भी यूज होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली प्रिंसिपल में यूज होता है। बर्नौली प्रिंसिपल में ये बताया जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, कि अगर कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो रहा हो, यहाँ पर एरिया ऑफ पाइप A1 है, यहाँ पानी की फ्लो करने की स्पीड V1 है, और आगे उसका एरिया A2 है और पानी के फ्लो करने की स्पीड V2 है। तो एक रिलेशन कंटिन्यूटी के फॉर्म में बताया जाता है हमें, A1 V1 बराबर A2 V2, और फिर उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पानी इस पाइप से निकल रहा है वो इस पाइप के ऊपर क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो। मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन से। तो थ्योरी को ध्यान से समझना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम क्या बोलोगे, ये बताइए। एरिया इंटू वेलोसिटी, नोटिस करना यार, एरिया इंटू वेलोसिटी ये होता है वॉल्यूम पर सेकंड। यूनिट और डायमेंशन से भी देख लो, मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकंड, कुल मिलाकर मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। मतलब कि ये हो गया वॉल्यूम पर सेकंड। तो A इंटू वी इज द वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। इतना वॉल्यूम एक सेकंड में चल रहा है, फ्लो कर रहा है। इसमें अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो रो इज द डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर सेकंड। नाउ दिस टोटल प्रोडक्ट विल बिकम मास मास फ्लोइंग पर फ्लोइंग पर सेकंड। और इसमें अगर हम उस मास के फ्लो करने की वेलोसिटी और ऐड कर दें v, तो ये पूरी क्वांटिटी कहलाएगी मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड, यानी मोमेंटम फ्लो रेट बोलते हैं इसको। मोमेंटम फ्लो रेट, कितना मोमेंटम एक सेकंड में फ्लो करेगा, मोमेंटम फ्लो रेट। और इस मोमेंटम फ्लो रेट में जो चेंज आएगा वो फोर्स डिफाइन होगा। तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम फ्लो रेट है। क्लियर हुआ है? दिस इज इनिशियल मोमेंटम फ्लो रेट। अब फाइनल मोमेंटम फ्लो रेट चेक करते हैं क्या है। तो फाइनली हाफ वाटर इज फ्लोइंग अपवर्ड एंड हाफ वाटर इज फ्लोइंग डाउनवर्ड। आधा पानी ऊपर जा रहा है, आधा पानी नीचे आ रहा है। तो जितना मोमेंटम ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है उतना मोमेंटम नीचे भी फ्लो कर रहा है। तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम फ्लो रेट कितना हुआ, तो फाइनली मोमेंटम फ्लो रेट, आंसर क्या बोलोगे इसका? 0। मोमेंटम फ्लो रेट इज 0। इनिशियल मोमेंटम फ्लो रेट और फाइनल मोमेंटम फ्लो रेट में चेंज कितना आ रहा है, इन दोनों का चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो यही चेंज आएगा बिकॉज बाद में 0 आ रहा है। और जो इन दोनों में चेंज आ रहा है वही चीज हमारे लिए फोर्स डिफाइन की जाएगी, रो ए वी स्क्वायर। दिस क्वांटिटी विल बी डिफाइंड एज फोर्स। देखो इसको हाफ हाफ ऊपर नीचे हो गए, तो निकालेंगे। देखिए तो लिखो, बताते हैं, सब बता रहे हैं ना, अभी कराएंगे इसको। मोमेंटम फ्लो रेट निकालना होता है हमें, देखिएगा। मोमेंटम फ्लो रेट अलग चीज है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलग चीज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहाँ लगाया जाता है पता आपको? 5 kg पार्टिकल, 5 kg पार्टिकल वो ट्रेवल कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड पे, एंड द सेम पार्टिकल इज नाउ ट्रेवलिंग विथ 15 मीटर पर सेकंड। क्या बोलोगे, उस पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ? पार्टिकल नहीं चेंज हुआ है, पार्टिकल की स्पीड बदल गई जिस वजह से मोमेंटम चेंज हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल को स्ट्राइक करने वाला पार्टिकल बार बार बदल रहा है, लेकिन जो भी पार्टिकल वॉल को स्ट्राइक करेगा वो चलेगा v स्पीड पर ही। समझिएगा इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत अगर किसी को याद हो तो उसमें स्ट्रीमलाइन की एक डेफिनेशन दी जाती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपको बताया जाता है कि स्ट्रीमलाइन क्या होते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि किसी भी पॉइंट से जब कोई पार्टिकल पास करेगा वो सेम वेलोसिटी पर होगा। सेम वेलोसिटी से जाए।
बहुत माइनर डिफरेंस है। देखो, पाइप से जो पानी आएगा वो तो हमेशा v स्पीड से ही आएगा, आएगा ना। लेकिन जो पार्टिकल पाइप से निकलेंगे वो पार्टिकल बदलते नहीं रहेंगे। तो यहाँ यस पर सर। स्पीड नहीं बदल रही है आपकी, पार्टिकल्स बदलते जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल वही था आपके पास, वही पार्टिकल अलग अलग स्पीड पे चलने लगा। तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल है, और ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल नहीं है, दिस इज द चेंज इन फ्लो फ्लो रेट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के फ्लो करने का एक रेट बनता है। मोमेंटम के फ्लो करने का रेट मतलब कि एक सेकंड में कितना मोमेंटम आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो बोल ही रहा हूँ कि इसका यूज है, इसलिए आपने पढ़ा रखा है तो आपको समझ आ रहा है। नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब इसको पढ़ाया जाता है तो वहां पर दिक्कत होती है। कितना मोमेंटम पर सेकंड स्ट्राइक हुआ है और कितना मोमेंटम पर सेकंड वापस रिफ्लेक्ट हुआ है, उसका जब चेंज निकालोगे तो ये क्वांटिटी फोर्स कहलाएगी। और इसके थ्रू हम बता तो रहे हैं आपको, वाटर के केस में, एयर के केस में और वेव के केस में सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी इसको लगाते हैं। ये हमारे समझ में फोर्स वाली। यस सर। अब कुछ एग्जांपल देखो, जैसे इन्होंने कहा कि अगर मान लो पानी स्प्रेड ना करे, तो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्चुअली क्वेश्चन आता है, इसको हटा दें भाई। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन आता है, उसमें कहते हैं कि ऐसे करके एक पाइप है, एल शेप की पाइप है। नल जो हमारे घरों में होते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं। जो नल टैप वाटर होता है वो भी तो ऐसे ही होता है कि नल का एक पोर्शन हॉरिजेंटल होता है, और जहां से आप ग्लास लगा के पानी भरते हो वो पोर्शन वर्टिकल होता है। तो एक ऐसा ही नल मान लो आप 90 डिग्री एंगल पे, और ये किसी वाटर टैंक से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली इस टैंक से पानी v स्पीड से निकलेगा और फिर ये पानी v स्पीड से यहाँ आ जाएगा। तो ये जो बेंड पोर्शन होता है, यहाँ पर कुछ फोर्स आती है और पूछा जाता है कि बताइए इस बेंड वाले पॉइंट पर कितनी फोर्स आती है। तो क्यों फोर्स आएगी, देखिए, जब पानी इस हॉरिजेंटल पाइप में फ्लो कर रहा होगा, पानी का फ्लो जब इस हॉरिजेंटल पाइप में होगा और इसका एरिया ए मान लें अगर, तो एक बार फिर से एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इंटू डेंसिटी, मास फ्लोइंग पर सेकंड इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड। तो इसको आप बोलोगे दिस इज मोमेंटम फ्लो रेट। और फिर वही पानी जब वर्टिकल पाइप में फ्लो करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम फ्लो रेट आएगा। यहाँ पर मोमेंटम का फ्लो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर मोमेंटम का फ्लो, तो चेंज कितना मिला उसमें। तो चेंज अगर हम वेक्टोरियली फाइंड करें, भाई मोमेंटम वाज फ्लोइंग इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, नाउ द मोमेंटम इज फ्लोइंग इन द, तो ठीक है, मोमेंटम फ्लो रेट का मैग्नीट्यूड पोर्शन चेंज नहीं करेगा, बट मोमेंटम के फ्लो करने की डायरेक्शन तो बदल रही है ना। पहले हॉरिजेंटल फ्लो था, अब तो चेंज अगर पूछा जाए कि हाउ मच इज चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट, तो चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट अगर आप पूछोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज वेक्टोरियल निकालना पड़ेगा। और अगर वेक्टोरियल चेंज फाइंड आउट करें तो पहले हॉरिजेंटल और फिर वर्टिकल, मतलब 90 डिग्री के एंगल का चेंज आ रहा है। तो लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से ये वैल्यू आएगी √2 टाइम्स रो ए वी स्क्वायर, और यही फोर्स कहलाएगा। इसका मतलब जब ये पानी ऐसे फ्लो करेगा तो ये इस बेंड पोर्शन पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा 45 डिग्री के एंगल पर। और वो 45 कैसे प्रूफ होगा, हॉरिजेंटल वर्टिकल साइड पर सेम वैल्यू है, तो जब हम वेक्टर्स का कंसेप्ट लगा करके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 45 डिग्री पर आएगी। ऐसे भी निकालना।
अब इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पाइप को 90 डिग्री पर बेंड करने की बजाय 120 पर बेंड कर दें। तो जिसको क्लियर होगा कंसेप्ट वो समझ जाएगा। तो तब आप इनिशियल फ्लो मोमेंटम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम 120 डिग्री पर हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स एट 120 डिग्री एंगल में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, प्रोसेस समझ लो क्या करना है। पहले आप ये कैलकुलेट करो कितना वॉल्यूम पर सेकंड जा रहा है, फिर डेंसिटी मल्टीप्लाई करके ये निकालो कितना मास पर सेकंड जा रहा है, और फिर वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके ये निकालिए कितना मोमेंटम पर सेकंड पहले था और कितना मोमेंटम पर सेकंड बाद में था, और उसमें डिफरेंस निकालो। एज एन एग्जांपल और देखिए, और ये दो बड़े बेसिक क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर है। मतलब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन क्या था ये, हालांकि ये प्रॉब्लम भी जेई का ही पार्ट है। उन्होंने कहा था कि कोई एक प्लेट है, और ये 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, अलग अलग ईयर्स में 3 बार आ चुका है। ये प्लेट है और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो इस तरफ से कुछ बुलेट्स फायर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि n बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकंड विथ अ स्पीड ऑफ v। किसी मशीन गन के थ्रू मान लो n बुलेट्स पर सेकंड फायर हो रही है, और ये बुलेट्स जाकर के प्लेट के साथ स्टिक कर जाते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन मान लेते हैं इसको, बुलेट्स स्टिक टू द प्लेट। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि हाउ मच विल बी फोर्स बाय दीज बुलेट्स ऑन द प्लेट, हाउ मच विल बी फोर्स बाय दीज बुलेट्स ऑन द प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट गिवन है ए मान लो, है ना, और हर बुलेट का मास भी स्पेसिफाइड है। एवरी बुलेट हैज अ मास ऑफ स्मॉल m, ईच बुलेट हैज अ मास स्मॉल m। हालांकि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, फ्लोइंग मास वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं और वेरिएबल मास वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बुलेट प्लेट पर स्टिक हो रही है तो प्लेट को हम वेरिएबल मास कह सकते हैं, प्लेट का मास बदलेगा नहीं, उस प्लेट में लगातार बुलेट से एब्जॉर्ब हो रही है, तो मास ऑफ प्लेट विल इंक्रीज। तो या तो आप प्लेट के लिए वेरिएबल मास का कंसेप्ट लगा लो, या फिर जो फ्लोइंग मास का कंसेप्ट देखिए, n बुलेट्स पर सेकंड फायर हो रही है, तो आप ये कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते कि कितना मोमेंटम जा रहा है यहाँ पर एक सेकंड में। n bullets are flowing in 1 second and every bullet has a mass of m। तो कितना मास जा रहा है एक सेकंड के अंदर, n into m, दिस इज द मास गोइंग पर सेकंड। और वो जो मास जा रहा है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, v। तो मास गोइंग पर सेकंड इंटू v, इट इज द मोमेंटम गोइंग पर सेकंड। और बाद में वो स्टिक कर जाएगा जब, तो जीरो हो जाएगा। तो यही चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड हो गया, यही फोर्स हो गया। और बाकी इसको प्लेट एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगी। यहीं पर अगर कह देते कि बुलेट जो है वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं और रिटर्न कर जा रहे हैं, जिस स्पीड से गए उसी स्पीड से वापस आ गए, तो चेंज में यहाँ 2 का टर्म आता है। देखो जितना मोमेंटम लेफ्ट साइड पर जाता उतना मोमेंटम राइट साइड पर वापस आ जाता।
वेक्टोरियली जब दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ 2 का टर्म आता है। हाँ नहीं, अब ये तो बुलेट वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इसमें और भी वेरिएशन है। अब इसमें स्टेशनरी प्लेट है हमारे पास, मान लो अगर ये स्टेशनरी प्लेट नहीं होती, मूविंग प्लेट होती। ये 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। तुम लोग को नहीं रियलाइज होगा, तुम लोग तो क्या है कि सोल्यूशन जब देखते हो तो खाली तुम्हें ये नॉर्मल स्टेप दिखता है। हम लोग को पता है ना कि ये स्टेप फंडामेंटली वेरी मतलब फंडामेंटली फ्लोइंग मास का कंसेप्ट है। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि ये जो प्लेट है वो मूव कर रही है कुछ स्पीड के साथ, वीपी स्पीड से, और इसके साथ बुलेट्स फायर की जा रही है। बुलेट्स वी स्पीड से फायर की जा रही है प्लेट्स की तरफ। ऑब्वियसली बुलेट की स्पीड प्लेट से ज्यादा होगी, तभी वो उस प्लेट को टच कर पाएंगे। तो अब बताओ क्या करेंगे। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, बुलेट्स यहाँ भी फायर हो रही है, एन बुलेट्स पर सेकंड यहाँ भी चल रही है, और एवरी बुलेट हैज मास एम। कंडीशन सेम है, दैट एन बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकंड विद मास एम ऑफ एवरी बुलेट, बट वो बुलेट्स फायर की जा रही है ऑन अ प्लेट विच इटसेल्फ इज मूविंग विद वीपी स्पीड। फाइंड द फोर्स बाय दीज बुलेट्स ऑन द प्लेट। स्टिक कर रहे हैं, मान लो स्टिक वाला केस मान लीजिए। तो एक बड़ा कॉमन सेंस में लगाओ, अगर बुलेट की स्पीड और प्लेट की स्पीड सेम रही होती तो क्या इस प्लेट पर मोमेंटम कभी आएगा? नहीं सर। तो इसका मतलब बुलेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो कंसीडर होगी नहीं, रिलेटिव ले लो। और वैसे भी अगर हम वेरिएबल मास सिस्टम को चेक करें तो वेरिएबल मास सिस्टम की थ्योरी क्या कहती है कि जो थ्रस्ट है, वेरिएबल मास सिस्टम में थ्रस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए आपको, इनटू डीएम बाई डी टी, चाहे इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बुलेट्स, क्योंकि प्लेट इज ए सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, प्लेट इज द सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास जो बुलेट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वी रिलेटिव क्या होगा? जो मास, हमने क्या कहा, वी रिलेटिव क्या होता है? जो मास सिस्टम में ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है उसकी वेलोसिटी। तो बुलेट्स इसमें ऐड होंगी, तो बुलेट्स की वेलोसिटी प्लेट के रिस्पेक्ट में v माइनस वीपी, और डीएम बाई डी का मतलब एक सेकंड में कितना मास जाएगा, NM। इससे भी आंसर ला सकते हो, जो आंसर इधर से आ रहा है वही आंसर इधर से भी आएगा। और थ्रस्ट मैंने क्या बताया था आपको कल वाले क्लास में कि थ्रस्ट जो होता है, जब कोई मास किसी सिस्टम में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं थ्रस्ट बोलते हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्सेस से अलग होते हैं। ये मास के ऐड करने के प्रोसेस की फोर्स है या मास के सब्ट्रैक्ट करने की प्रोसेस की फोर्स है, थ्रस्ट। हालांकि जेई का जो क्वेश्चन था उसमें दोनों साइड से बुलेट्स आ रही थी, इधर से भी आ रहे थे। उनका जो क्वेश्चन था, एक तरफ v1 वेलोसिटी से बुलेट आ रही थी, एक तरफ v2 से आ रहे थे, और उधर से भी फोर्स आएगी, उधर से भी फोर्स आएगी। उन्होंने नेट फोर्स पूछा था, तो जब उधर वाले बुलेट्स की फोर्स निकालेंगे, मतलब इधर आप v1 माइनस वीपी करोगे। अब कल को ये बुलेट्स की जगह गैस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मतलब किसी मास तो हम किसी भी फॉर्म में मूव करवा सकते हैं, बुलेट्स के फॉर्म में मूव करवाइए, गैस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मूव कराओ, और करते भी हैं गैस मॉलिक्यूल्स में। याद करें, अगर कोई एक वॉल है और आपसे कहा जाए कि कोई एक बीम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएंगे। बीम ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, n मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब है, मतलब डेंसिटी, एंड द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग विद v स्पीड, और वो इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। और ये इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एजम्पशन भी है। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज अगर रिकॉल करो तो आइडियल गैसेस में यही एज्यूम किया जाता है कि जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे कोलिजन नेचर वाइज इलास्टिक होंगे। बताएं, इस बीम का एरिया ए है, सॉरी बीम का एरिया नहीं, जिस सरफेस पर, वॉल के जिस सरफेस को हिट कर रहे हैं वो एरिया ए है।
पैरेलल बीम है ये, पैरेलल बीम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अ पैरेलल बीम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिस बीम के अंदर n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। MOL नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स नहीं है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n। एवरी मॉलिक्यूल हैज अ मास ऑफ m, स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। क्लियर है? एंड द मॉलिक्यूल्स आर ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ v। गैसेस में जब एंटर करेंगे तो एक और पॉइंट हमको देखना पड़ता है कि ये जो v है वो उनकी एवरेज स्पीड है कि RMS स्पीड है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, बिकॉज गैसेस में 3 तरीके की स्पीड बताई जाती है। तो गैसेस में जब हम एंटर करेंगे तो ये RMS स्पीड यूज कर लेंगे यहाँ पर। फिलहाल v स्पीड पे चल रहे हैं, n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल m, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, थीटा एंगल है। बताइए कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा यहाँ पर? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल, देखिए इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जा रहा है, इनिशियल फ्लो रेट ऑफ मोमेंटम कितना होगा ये बताइए? इनिशियल फ्लो रेट ऑफ मोमेंटम, फ्लो रेट ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है आपको ये कैलकुलेट करना है कि 1 सेकंड में क्या मोमेंटम आएगा। इलास्टिक कोलिजन, गैस मॉलिक्यूल्स में इलास्टिक होता है। इनिशियल फ्लो रेट ऑफ मोमेंटम निकालो, मतलब 1 सेकंड में कितना मास आएगा। तो चैलेंज बता रहा हूँ, ये आप मान के जब एग्जाम में जाओगे 100% गलत होता है ये। एरिया इंटू वेलोसिटी इज द वॉल्यूम पर सेकंड, कोई गलती नहीं है इसमें। एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम पर सेकंड, उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। पर मीटर क्यूब n मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल m मास का है, तो टोटल कितना मास हुआ 1 मीटर क्यूब के लिए? क्या वो n इंटू m नहीं हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्या ये चीज टोटल मास 1 मीटर क्यूब पर नहीं आ जाएगा? और 1 मीटर क्यूब का मास मतलब डेंसिटी, तो हम डेंसिटी को रिप्लेस करेंगे n इंटू एम से। एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम पर सेकंड, डेंसिटी मल्टीप्लाई हो गई मास पर सेकंड, फिर v मल्टीप्लाई कर दीजिए मोमेंटम पर सेकंड। बट इसमें गलती क्या हो रही है एग्जाम टाइम पर? कौन सा एरिया चूज करोगे? जिस एरिया से मोमेंटम फ्लो हो रहा है, यानी एरिया ऑफ दिस बीम, ये एरिया होना चाहिए। हड़बड़ी में हम लोग क्या होता है कि कुछ भी उठाकर रख देते हैं, और हमें जो क्वेश्चन में एरिया दिया है वो इस वॉल का एरिया दिया है। सर तो वॉल का प्रोजेक्टेड एरिया एरिया और वाला बीम कॉन्सेप्ट का एरिया लगाएंगे। अलग अलग होंगे। कंपोनेंट मेथड, सर प्रोजेक्टेड एरिया वाला। प्रोजेक्टेड भी लगा सकते हो। ये थीटा एंगल है, ये थीटा है, एडजेसेंट एंगल 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ पर थीटा एंगल होगा, इधर थीटा एंगल। तो अगर ये एरिया कैपिटल ए है और ये एंगल थीटा है, तो इस ए वाले एरिया का कंपोनेंट बीम की डायरेक्शन में ए साइन cos थीटा थीटा, और ए इसमें cos ए थीटा। cos थीटा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बीम चूज करना है एक्चुअली में, लेकिन एरिया ऑफ बीम क्वेश्चन में दिया नहीं है, दिया है एरिया ऑफ वॉल। तो वॉल के एरिया का कंपोनेंट बीम के साइड पर निकालेंगे और वो लिखेंगे ए एरिया ऑफ द वॉल मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, बाकी nm v स्क्वायर। इतना मोमेंटम जा रहा अभी। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन होगा तो इलास्टिक कोलिजन इज जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो बाद में फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा।
फाइनल फ्लो रेट ऑफ मोमेंटम, जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बिकॉज इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व दिखाओगे। तो टोटल तो फोर्स फाइन, कर दे। तो अब इन दोनों में चेंज निकालना है मुझे। फाइनल फ्लो रेट ऑफ मोमेंटम मैग्नीट्यूड में तो ये चीज भी आपकी a cos थीटा इंटू एन एम वी स्क्वायर ही है। इसका मैग्नीट्यूड और इधर का मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, बट फिर भी डायरेक्शन बदला हुआ है, तो तुम्हें इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन दिखाना है। चलिए इधर वाले वेक्टर में से ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। √2 नहीं, ये 90 डिग्री के वेक्टर थोड़ी है। कहाँ 90 डिग्री के वेक्टर है, थीटा एंगल पर आ रहा है। तो जो इनिशियल मोमेंटम जा रहा है, इनिशियल मोमेंटम वो मिरर इस वॉल के नॉर्मल से थीटा एंगल पर है। मतलब अगर हम ये वॉल दिखाएं और इसकी नॉर्मल लाइन चेक करें तो नॉर्मल से थीटा एंगल पर मोमेंटम था और बाद में उस नॉर्मल के थीटा एंगल इधर की तरफ मोमेंटम आया। तो बाद वाले मोमेंटम को जब रिजॉल्व करोगे तो बाद वाले मोमेंटम का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेफ्ट साइड पर और बाद वाले मोमेंटम का साइन थीटा कंपोनेंट राइट साइड पर। और वैसे भी अगर आप मैकेनिक्स याद करिए तो जब किसी वॉल और फ्लोर के साथ कोलिजन करते हो तो मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट बदलता है, पैरेलल टू वॉल या फिर परपेंडिकुलर टू वॉल? तो परपेंडिकुलर। यानी ये जो मोमेंटम आपका इनिशियल वाला आया, इस इनिशियल मोमेंटम को भी रिजॉल्व करेंगे। तो इस इनिशियल मोमेंटम के जब कंपोनेंट्स होंगे तो एक राइट साइड कंपोनेंट आएगा, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा, और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद उस मोमेंटम का भी एक लेफ्ट कंपोनेंट आएगा और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट। तो डाउनवर्ड में तो चेंज आया नहीं कोई, चेंज कहां पर आ रहा होगा, इस इनिशियल मोमेंटम का जो राइट साइड वाला कंपोनेंट था कोलिजन के बाद वो लेफ्ट साइड पर हो गया। तो जो चेंज कैलकुलेट करोगे यानी कि फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो a cos थीटा एन एम वी स्क्वायर और इसका भी फर्दर ये वाला कंपोनेंट फिर cos थीटा आएगा कम। और जब चेंज कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपोनेंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे पहुंच गया ट्वाइस, ये फाइनल आंसर बनेगा। एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट से और एग्जाम प्रेशर में बोल रहा हूँ, ये cos थीटा छूट जाता है, फिर ये एरिया छूट जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है इसमें। मतलब कुल मिलाकर के आप ये निकालो कि आने वाला मोमेंटम कितना था, जाने वाला मोमेंटम कितना है। बट इस बात का ध्यान रखना होगा कि मोमेंटम में जब चेंज कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्शंस को कंसीडर करते हुए चलेंगे। और जब कोई चीज फ्लो होगी तो एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम पर सेकंड जब निकालोगे तो किसका एरिया रखना है ये भी ध्यान देना है। एरिया होता है जिसके थ्रू हम फ्लो कर रहे हैं, जहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं उसका एरिया नहीं, एरिया ऑफ फ्लो मान लीजिए। और एरिया ऑफ फ्लो का मतलब जैसे पाइप से फ्लो कर रहे हैं तो पाइप का एरिया चाहिए, पैरेलल बीम के फॉर्म में आ रहे हैं तो उस पैरेलल बीम का एरिया चाहिए। क्या गिवन था, मास कहाँ गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकंड गिवन है। आपको ये तो दिया है कि n मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब है, मास कहीं गिवन ही नहीं है। m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो n इंटू एम से डेंसिटी आएगी।
और एरिया इंटू वेलोसिटी जो किया है आपने वो वॉल्यूम पर सेकंड है। वॉल्यूम पर सेकंड में जब डेंसिटी मल्टीप्लाई होगा तो मास पर सेकंड होगा। बट गलती वाला पॉइंट समझो ना, एरिया इंटू वेलोसिटी तो याद रहता है, ये याद नहीं रहता ना कि एरिया कौन सा चूज करना है। ठीक है जी, मतलब फाइनल आंसर में cos स्क्वायर थीटा बनेगा, और अगर ध्यान नहीं देते तो खाली cos थीटा आता, एक cos थीटा मिस हो जाता है इसमें। चलिए, मेरे को आज के लिए